जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको कई सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मेरा नाम है किरण कुमार लेंका और अब मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो से जुड़ जाइए और एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का यूनिट है। मतलब कि जब मैं लाइट ईयर बोलता हूँ तो मतलब कि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि डिस्टेंस की बात उठी है तो डिस्टेंस का अर्थ है किलोमीटर्स में। तो इसमें 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि जो लाइट है उसके द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो उसको कहते हैं लाइट ईयर। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और चीज़ है कि सन से अर्थ तक का जो दूरी है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि जैसे सन से सपोज दैट मार्स है, तो मार्स की दूरी हम लोग कैसे तय करेंगे? तो मार्स की दूरी अगर हम लोग तय करना चाहते हैं तो हम उसको मेजर करेंगे 1.4 समथिंग। ठीक है ना, उसमें AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मतलब यही है कि सन से किसी भी प्लैनेट की दूरी को हम लोग अगर मेजर करते हैं तो वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर। ठीक है ना, वहाँ पर हम लोग लाइट ईयर की बात नहीं करते हैं। बट अगर उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है कि भाई बताइए लाइट ईयर में इसको कन्वर्ट करके दिखाइए, तो उसका आंसर है जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1 AU इज इक्वल्स टू 8.3 लाइट मिनट्स। ठीक है, ये एक AU का कन्वर्जन यूनिट होता है लाइट मिनट्स में। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग पॉज करके जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, साउंड वेव्स किस प्रकार की होती है? तो साउंड वेव्स जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। असल में जो साउंड वेव्स है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। अच्छा, लाइट की जो होती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स। तो ये दोनों जो है ये लाइट के लिए डिनोट करती है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोग इस सबको नोट डाउन करते रहिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। ठीक है, ये कंपैरिजन है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में
और सबसे कम गैस में। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आता है कि डज साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, तो नहीं, साउंड ट्रेवल नहीं करता है वैक्यूम में, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। और एक और चीज़ है कि मीडियम वैसे ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रहा है, साफ साफ स्वतः स्पष्ट हो जा रहा है कि ये इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसको एक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज है वो कितना है? साउंड से पता चलता है कि ह्यूमन का जो सुनने की क्षमता है, ऑडिबल रेंज, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज से जो साउंड कम होता है तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक, और वहीं 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये साउंड है, ये ह्यूमन के जो सुनने की क्षमता है उससे परे है, ठीक है ना, उससे बहुत आगे है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ पावर क्या है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर जो है, पावर इक्वल्स टू, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू कितना आपने वर्क किया है कितने कम समय में। ज़्यादा वर्क करते हैं कम समय में, मतलब पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर जो है, पावर का जो एसआई यूनिट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है वॉट। वॉट में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वॉट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, यूनिट से मेरा संबंध है एसआई के बारे में। एसआई यूनिट जो होता है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं, तो वही है, वॉट से ही इसको मेजर किया जाता है। और 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। और 1 किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। अब इससे एक और है कि सर 1 हॉर्स पावर, वो भी तो पावर को ही डिनोट करता है। हाँ, तो ठीक है, 1 हॉर्स पावर है वो है 746 वॉट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट होता है, ठीक है, आप सुने होंगे ना कि मीटर में रीडिंग आता है 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट अगर हम लोग बोलते हैं मतलब कि 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 घंटे में अगर 1 किलो वाट उठाया है मतलब कि 1 यूनिट होता है। मान के चलिए अगर 3 किलोवाट आया मतलब कि 3 यूनिट उठ गया आपका 1 घंटे में। अच्छा, इससे जुड़े हुए जैसे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। न्यूटन, न्यूटन जो है वो सिंबलाइज करता है फोर्स को, ठीक है ना, फोर्स, ये फोर्स की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है न्यूटन। और पास्कल जो है ये प्रेशर को डिनोट करता है, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। अच्छा, जूल, जूल के बारे में क्या बोला जाए, तो जूल जो है वो है वर्क पर एनर्जी यूनिट, ठीक है ना। तो आपके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी का जो ये होता है यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शंस को आप तराशिएगा तो उससे 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं।
लेकिन ये जो फैक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। मतलब आप आए थे एक क्वेश्चन के लिए और आपको 6-7 क्वेश्चंस इसी से ही पता चल जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि हमको तो मीटर पर सेकेंड में बोला तो आंसर टिक मार्क कर दिया, लेकिन भाई दूसरे को भी देख लेना है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी उसका आंसर है। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट वही मैं बताऊंगा कि मैंने आपसे बात कर ही लिया था कि ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट जो होता है, लाइट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर किससे बना होता है? तो फ्यूज वायर जो होता है वो बना होता है लेड टीन एलॉय से। ठीक है ना। अब क्यों इसको चुना गया है लेड टीन एलॉय को? क्योंकि आप चारों का देखिएगा तो चारों का मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे कम है लेड टीन एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसलिए फ्यूज बनाने के लिए ये आइडियल माना जाता है। होता यूँ है ना कि फ्यूज़ में एक्सेस करंट जब ज़्यादा आ जाता है तब उस समय हम लोग के गैजेट्स जो होते हैं वो काफ़ी रिस्क में आ जाते हैं। उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट वाला उपकरण लगाते हैं या फिर तार लगाते हैं। और ये जो लेड टीन एलॉय है इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो एक्सेस करंट जब आता है तो ये मेल्ट कर जाता है और सर्किट को डैमेज होने से बचा देता है। जितने भी आपके अप्लायंसेस है, गैजेट्स है, सब बच जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेड टीन एलॉय। अच्छा, ये एक्चुअल में काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे हमको एक क्या चीज़ पता चलता है, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पेयर। एम्पेयर में हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और ये जो फ्यूज़ है ये हमेशा लाइव वायर में ही लगाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहीं से करंट फ्लो हो रहा है, लाइव वायर में ही इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होती है? पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर होता है 7। 7 जो होता है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा, पीएच अगर 7 से कम हो तो ये बन जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तो ये बन जाता है बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन। और पीएच अगर 7 के बराबर हो तो ये कहलाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी आप लोग को बता देते हैं कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इन सब का पीएच लगभग 1 तक टच कर जाता है। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इसके सब नाम बताते रहिएगा। यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछ लेता है कि ये क्या है, ये कौन सा एसिड है, H2SO4, ये सब इनका केमिकल नेम है।
सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और वहीं अगर वीक एसिड्स की बात करें तो CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम, ठीक है। अब अगर हम इसका वीक के बारे में बात करें तो वीक के एसिड तो CH3COH है, एसिटिक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आंट जो है, आंट मतलब कि चींटी, चींटी से एक एसिड निकलता है। वो कौन सा एसिड? वो एसिड है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? अभी LPG क्राइसिस के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे हैं। काफ़ी लोगों के घर में अभी LPG की सप्लाई बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट भी कई सारे शॉर्टेजेस कर रही है, नए नए रूल्स निकाल रही है, ठीक है। तो LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो LPG में मुख्य गैस होती है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। LPG में मुख्य गैस होती है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। फुल फॉर्म है LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। गैस को इतना ज़्यादा उसको कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है और फिर उसको हम सिलेंडर में स्टोर करके फिर हम लोग यूज़ करते हैं। दरअसल ये एक कलरलेस गैस होता है। LPG गैस जो होता है ये कलरलेस गैस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि टेस्ट नहीं है, ना ही इसका सुगंध है। और इसका असल में अगर सुगंध नहीं है, क्वेश्चन आता है कि फिर भाई कैसे पता चल जाता है? बोल देता है कि गैस लीक हो रहा है, स्मेल आ रहा है। तो इसमें स्मेल के लिए ही इसमें रिएजेंट्स मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन सा रिएजेंट मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन जो है इसको इसमें मिलाया जाता है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन के साथ इसको मिलाया जाता है ताकि स्मेल के बारे में डिटेक्ट हो जाए। और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H5SH, इथाइल मरकैप्टेन, ताकि इससे पता चल जाए कि हाँ भाई लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्मेल से पता चल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि भाई LPG है, इसमें होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। CNG भी हम लोग सुनते हैं, क्या उसमें वही गैस होता है? तो नहीं, CNG में जो गैस यूज़ होता है वो होता है मीथेन, मीथेन होता है, ठीक है। और दरअसल इससे ये होता है, एक और चीज़ है कि पूछ लेगा कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? तो LPG जो है उसका पॉल्यूशन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मीथेन, ठीक है। तो हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं LPG, व्हीकल फ्यूल में यूज़ करते हैं CNG। बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है मीथेन। और नेचुरल गैस भी अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल में मेन कंपोनेंट होता है उसमें मीथेन। तो मीथेन जो है वो पॉल्यूशन फ्री रहता है, ठीक है। आप इन सबको नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को स्लो करके भी आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को आप
उसको अगर आप 1.25 में भी जाइएगा और उसके बाद फिर नोट डाउन कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद इसमें मिलेगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। हम लोग इसको केक वगैरह में बनाने में यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा फुलाता भी है। ठीक है, और इसको एज एंटा एसिड में भी यूज़ करते हैं। पूछ लेगा भाई एंटा एसिड में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो एंटा एसिड में यही बेकिंग सोडा ही यूज़ किया जाता है ताकि एसिडिटी ट्रीटमेंट हो सके, एसिडिटी ट्रीटमेंट हो सके। फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इसको यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इसको यूज़ करते हैं, और ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक है ना, तो 4 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है, एंटा एसिड में यूज़ होता है, फिर आपका फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज़ हो जाता है, और क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है कि जैसे कुछ भी सामान आपको क्लीन करना है, ठीक है ना, मान के चलिए कि तेल का ही है कुछ मतलब आइटम जैसे लगा हुआ है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो तेल का वो सब निकल जाता है। चलिए, अच्छा एक चीज़ है कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो सर बेकिंग सोडा है, आप बोलते हैं बेकिंग पाउडर है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, NaHCO3 बेकिंग सोडा तो है, उसके साथ एक वीक एसिड का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो इससे क्या है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उससे फिर हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से उसको फुला सके। ठीक है ना, चलिए इससे एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडा से बात आया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी है। तो वॉशिंग सोडा इज़ नथिंग बट इट इज़ Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये है वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और यही चीज़ आप लोग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट वगैरह, तो उसमें काफ़ी मदद करता है ये एजेंट। ठीक है, वाटर को सॉफ्टनिंग में भी ये काफ़ी मदद करता है, ग्लास मेकिंग में भी यूज़ होता है। अच्छा, कुछ है जो कि इसी से ही जुड़े हैं। अगर आप लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ पैर टूटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया, उसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। फिर आता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है ना, फिर है आपका क्विक लाइम, तो इसका है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। फिर है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जो आप लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट वगैरह ये सब साफ़ करने के लिए, CaOCl2, कैल्शियम क्लोरेट। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रस्टिंग किस प्रकार की रिएक्शन है? ठीक है, रस्टिंग किस प्रकार की रिएक्शन है? तो रस्टिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रस्टिंग। होता यूँ है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर के संपर्क में आता है, और उसके बाद रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है FeO3.XH2O। ठीक है, ये X जो है वो
वाटर से ही रिलेटेड है कि वाटर के कितने पार्टिकल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर केमिकल फॉर्मूला में लगता है। ठीक है, FeO3.X H2O। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का ज़रूरी होता है और वाटर का ज़रूरी होता है। और इसमें अगर सॉल्ट मिला दिया जाए तो रस्टिंग जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, रस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अच्छा, इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस, जैसे पेंटिंग है, गैल्वनाइजिंग है, ग्रीजिंग है। गैल्वनाइजिंग जो होता है वो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एलॉय फॉर्मेशन में भी ध्यान देते हैं कि इस एलॉय में हम लोग स्टील का उसमें मिला करके स्टील फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग स्टील में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ करते हैं, आयरन, क्रोमियम और निकल। ठीक है, तो स्टील में बेसिकली 3 ही कंपोनेंट है जो कि स्टील फॉर्मेशन में मदद करता है, आयरन, क्रोमियम, निकल। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे इस प्रोसेस में वो रिमूव हो जाते हैं या लॉस हो जाता है। ठीक है ना, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का हटाना, ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका जस्ट अलग होता, ऑपोजिट होता है रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है, लॉस होता है, हाइड्रोजन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, विनेगर में कौन सा एसिड यूज होता है विनेगर में, तो विनेगर में यूज होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH, हमने आपको बताया था CH3COOH, ये होता है विनेगर में। ठीक है ना, विनेगर का जो कॉमन नेम है वो मतलब CH3COOH का कॉमन नेम है विनेगर, और इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें लगभग 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है कंसंट्रेशन। ठीक है ना, एसिटिक एसिड है। केमिकल नेम के बारे में बात हुआ है, इथेनोइक एसिड इसको कहते हैं। एसिटिक एसिड इज अ कॉमन नेम, सॉरी, इथेनोइक एसिड जो है वो इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम। ठीक है, काफ़ी खट्टा होता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स, विनेगर प्रिपरेशन, केमिकल इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। नोट डाउन कर लो भाई जो मैं बोल रहा हूँ, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, पिकल्स में, विनेगर में और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अच्छा, ये बताओ लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में जो हम लोग खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है। फिर है विनेगर में एसिटिक एसिड यूज़ होता है, एसिटिक एसिड यूज़ होता है। फॉर्मिक एसिड ये चींटियों से आता है। टार्टरिक एसिड जो है वो
टैमरिंड और ग्रेप्स से आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, एसिड का अगर डिटेक्शन टेस्ट हो, कोई आपको मतलब सॉल्यूशन दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि क्या ये एसिड है कि बेस है, तो उसमें आप आराम से एक आता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो आप लिटमस पेपर को जब एसिड वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर जैसा आपको दे दिया गया है, अगर वो बेस में रहेगा तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर वो एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, मतलब कि उस सॉल्यूशन में एसिड है। अब वही रेड लिटमस पेपर को अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर को हम लोग यूज़ करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, मतलब कि उसमें बेस है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है, जैसे आप लोग सुनेंगे कि लीवर होता है, ब्रेन है, स्किन है, हार्ट है, तो स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। अगर ओवरऑल में बात करते हैं, अगर इंटरनल की बात करें, आप लोग बोलेंगे कि सर हम तो पढ़े हैं लीवर, तो इंटरनल में लीवर है लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन ओवरऑल में स्किन जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी से एक और चीज़ है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी में वो होता है टूथ इनेमल। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, जो कि ईयर में पाया जाता है, वो सबसे छोटा बोन है। अच्छा, स्किन का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहला तो बॉडी प्रोटेक्शन, और दूसरा है विटामिन डी सिंथेसिस, ठीक है। ये है स्किन का फंक्शन, पूछ देता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? तो ब्लड का जो रेड कलर है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रेड कलर होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी में पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। ये कुछ थोड़ा सा ओरिएंटेशन प्रॉब्लम हो गया है पेन का, तो उतना क्लियरली नहीं आ रहा है। मोटा हो गया है, ठीक है, चलेगा। आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, ये हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम होता है, ठीक है ना, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या मतलब पाया जाता है। तो आयरन, बेसिकली आयरन मौजूद होता है इसमें, ठीक है, आयरन मौजूद होता है इसमें। फिर उसके बाद हाँ, थोड़ा ग्रिप बन रहा है,
ठीक है, इसमें आंसर होगा इसका हीमोग्लोबिन। मैं थोड़ा सा सॉरी, अच्छा ये रबिंग वाला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट एनीवेज मैं इसको शॉर्ट आउट कर देता हूँ। एनीवेज तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। और फिर आरबीसी कहाँ बनता है? ये बोन मैरो में बनता है, मेरुदंड में बनता है, आपके उस एरिया में बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी जो होता है ये कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है? ये स्प्लीन एक जगह है बॉडी में जहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत कारगर साबित होता है। जिसका आरबीसी ज़्यादा मतलब उसके में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सकता है, अच्छा होता है। सॉरी वीडियो कट गया थोड़ा सा, माफ़ी चाहूँगा। ओके, अब हम आ गए हैं फिर से, सो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ओके सॉरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स में ये हो जाता है कि बच्चों के जो पैर है वो मतलब मुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑस्टिमलेशिया। ठीक है, इसलिए विटामिन मेन क्या है कि विटामिन डी का काम क्या होता है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन्स को मजबूत बनाना, टीथ डेवलपमेंट एंड इम्यूनिटी सपोर्ट। इसलिए विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये मेनली सनलाइट से ही आता है। ठीक है ना, स्किन में होता है ये, सनलाइट से मेजर जो है इसका मेन सोर्स वहीं से है। फिर मिल्क है, बटर है, यहाँ से भी आता है। अच्छा, ये जो है डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ विटामिन है जिसके वजह से डेफिशिएंसी जो आता है उसके कारण डिजीज़ जो होता है। तो पहला है विटामिन ए, उससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधेरा दिखना। विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी आपने देखा रिकेट्स, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंसुलिन किस ऑर्गन से निकलता है? इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक है ना, इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन का काम क्या है? सुने होंगे बीपी पेशेंट इंसुलिन लेता है। ये असल में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है। ठीक है ना, कम करता है। इंसुलिन पेनक्रियाज से निकल गया इंसुलिन, इंसुलिन जाकर के ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, और जो ग्लूकोज है उसको सेल को भेजता है, और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। अच्छा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है? इंसुलिन की कमी से एक्सेस यूरिनेशन होता है। ठीक है, एक्सेस थर्स्ट, शुगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको प्यास लगता है, और वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, पेनक्रियाज में असल में क्या होता है? पेनक्रियाज है, इसमें दो टाइप के ग्लैंड भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड
एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। ये दोनों ग्लैंड होते हैं पेनक्रियाज में, ठीक है। और यही है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स है ना, जैसे आप लोग खाना खा लेते हैं तो खाना जब जाता है पेट में तब पेनक्रियाज से जो सिक्रीट होता है एंजाइम्स, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। अच्छा, ग्लूकाजोन जो होता है वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसको जो डिस्कवर किए थे, ये कभी के क्वेश्चन पूछा जाता था, तो डिस्कवर जो किए थे उसका नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने डिस्कवर किया था डीएनए का बाय डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और यूनिट ऑफ डीएनए क्या होता है? व्हाट इज यूनिट ऑफ डीएनए? यूनिट ऑफ डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए से याद आता है एक आरएनए टर्म सुने होंगे, तो इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक आरएनए है, आरएनए स्ट्रिंग है, ये एक आरएनए स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और डबल जब हो जाता है तब वो हो जाता है डीऑक्सी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, ट्रैप कर देता है। ये अर्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में है, ये क्या करता है ना, जब हीट अंदर तो घुस गया है और जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसको ट्रैप कर लेता है। तो ये जो है ये यहीं पर ही घूमने लग जाता है हीट, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो सॉरी, इससे हीट बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। और यही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड है ही अपने आप में ग्रीन हाउस गैस, उसके अलावा मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर इटसेल्फ इज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक फैक्ट था, कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो प्रोटोकॉल में यही डिसीजन लिया गया था कि भाई ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, यही संकल्प लिया गया था कियोटो प्रोटोकॉल में। और ओजोन लेयर जो है वो असल में प्रोटेक्ट करता है हमको सन से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेज से, यूवी रेज से हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन लेयर किसे एब्जॉर्ब करती है? लीजिए आ गया, यूवी रेज को ऑब्जर्व करती है, ठीक है।
10 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है। केमिकल फॉर्मूला है O3। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा भाई, कौन से लेयर में पाया जाता है? ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। ठीक है। यूवी रेज से हमको क्या नुकसान है? स्किन कैंसर हो जाता है। अगर यूवी रेज लग गया आपको, स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद, डीएनए डैमेज हो जाता है, और फसल का भी नुकसान होता है जी। नोट डाउन कर दीजिएगा। ये सारे मतलब बहुत दिक्कतें पैदा कर देती है। यूवी रेज को आप हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ में है, क्योटो प्रोटोकॉल हमने बात किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो था ग्रीन हाउस गैस को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा था? चिपको मूवमेंट जुड़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है ये कहाँ शुरू हुआ था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था कि पेड़ों से चिपक जाते थे। ये पेड़ है, ये आदमी है, ये ऐसे चिपक गया, ठीक है, ऐसे। तो ये होता है चिपको मूवमेंट। मेनली वही था कि भाई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, और लोकल कम्युनिटी राइट्स को इंश्योर करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स भी लॉन्च हुए थे जो चिपको मूवमेंट से ही जैसा था। एक था अपिको मूवमेंट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। कर्नाटका में सेम एज इट इज़ वैसा ही मूवमेंट, पूरा चिपक जाना है जाके पेड़ से काटने से, कर्नाटका में अपिको मूवमेंट। फिर था साइलेंट वैली मूवमेंट, ये था केरल में। और एक बिश्नोई मूवमेंट भी था। पूछ लेगा अगर कि बिश्नोई मूवमेंट भाई क्यों लॉन्च किया था, तो ये असल में था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसको। अच्छा, इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसिड रेन का कारण क्या है? तो एसिड रेन का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और भी गैस है जो ऑप्शन में नहीं है, वो है NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज NO2, SO2 एंड NO2 दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। कई बार ऑप्शन में ये भी ना दिखे और ये भी दिख जाए तो इसको कर देना है, क्योंकि देखिए जब ये वाटर के साथ कंबाइंड होता है SO2 गैस घूम रहा है बाहर, या फिर NO2 गैस घूम रहा है, वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, केमिकल फार्मूला बन जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत भयानक, और फिर HNO3 और भयानक, नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड में कन्वर्ट होकर के फिर गिरते हैं, ठीक है ना। असल में बारिश का जो पहला जो बूंद गिरता है वो ऑटोमेटिकली उस गैस को एब्जॉर्ब करते हुए, रिएक्शन करते हुए, जब तक वो धरती पे आके गिरता है तब तक वो एक एसिड बन चुका होता है, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सॉइल फर्टिलिटी, एक्वेटिक लाइफ, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, एसिड रेन। इसमें जो होता है pH,
वो 5.6 के नीचे रहता है। पूछ लेगा आपको पीएच भाई क्या रहता है एसिड के रेन का, तो फिर बोल देना है भाई 5.6, ऑप्शन में दिखेगा तुरंत टिक मार्क कर देना। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल बेल्ट में ही ये सब दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो उद्देश्य है असल में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये दोनों के दोनों मेन एम होता है बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के पीछे। ठीक है, मेन जो चीज़ है वही है कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, उसमें एक बफर जोन बनाया दिया जाता है। बफर जोन मतलब कि ह्यूमन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट से बचाए रखना है, और इसके बीच में कोई भी मतलब गैप मतलब एक रह जाता है, मतलब गैप बनाया जाता है असल में। जैसे ये बड़ा एरिया है, ठीक है ना, ये उसी के बीच में एरिया, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे, तो ये जो है ये असल में बफर जोन होता है। बफर जोन पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कहाँ था? नीलगिरी। फिर है नंदा देवी, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप में देख करके बताते रहिएगा कहाँ पर है। सुंदरबंस, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार सब उसी तरफ में ही है। आप लोग देखिए पंचमाड़ी। मैं जिस जिस का नाम लिख रहा हूँ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो किस किस जगह पे है। एंड सिमलीपाल, सिमलीपाल झारखंड वाले सिमलीपाल से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने दिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, सर ने हमको उस समय पढ़ाया था, उनके वीडियो को हमने देखा था। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, यही सबसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं भी एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए। ठीक है, तो सभी में मैं देखता था कॉमन क्वेश्चंस यही रहते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता रहता है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठाए। ठीक है, और थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।